अच्छा। तो बेसिकली हमें आपसे क्वेश्चन ये था, कोई अगर आपका टेबल है, इंडेक्स है, इंडेक्स का क्या फ्रेगमेंटेशन है, क्या उस इंडेक्स की फ्रेगमेंटेशन कम करना चाहिए? आप कभी कभी ये पता लगता है कि फ्रेगमेंटेशन आपका बहुत कम है, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन कम है तो उसे कोई परफॉर्मेंस का इशू का मतलब ही नहीं है, यानी कि आपका डेटा जो एक्सपेंडेड नहीं है, इट मीन्स कि मल्टीपल लोकेशन पे नहीं है, डेटा आपका डिलीटेड इन बिटवीन नहीं है। तो जब फ्रेगमेंटेड टुकड़ों में नहीं है डेटा, तो क्या उसकी फ्रेगमेंटेशन करनी चाहिए, और पहले फ्रेगमेंटेशन चेक कैसे करें? तो अगर जैसे कि हमारा जो इंडेक्स जो फिजिकल ऑर्डर में मैच नहीं करता है, डजन मैच, तो हम उसका फ्रेगमेंटेशन चेक करते हैं SQL सर्वर में। हाँ। तो अगर हम उससे कर सकते हैं जो डीबीसी से स्ट्रोक ट्वेंटी के स्टेटमेंट के द्वारा, या हम इस SSMS के द्वारा भी कर सकते हैं। हम्म। तो एसएसएमएस के द्वारा कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं कोई टेबल कहा, एक्स वाई जी टेबल, इसी टेबल की बात करता है, इसमें बहुत से टेबल है, एक टेबल की बात करता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये टेबल है। मुझे पता करना है कि इसमें पहले तो इंडेक्स कितने हैं, और इंडेक्स कितने हैं, और उसके बाद ओके, इसमें इंडेक्स की फ्रेगमेंटेशन क्या है। तो कोई टेबल देखते हैं कि पहले टेबल में पता करना है मुझे, एक डाटाबेस के अंदर टेबल है और कौन से टेबल में कितने रिकॉर्ड है, ये कैसे पता करेंगे? सारे टेबल में रिकॉर्ड काउंट पता करना है, तो कैसे करें? सारे टेबल को सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल टेबल करके कर सकते हैं, या टेबल का नाम लिख के ऑल डेट ऑन करेंगे तो टेबल के अंदर जो भी हमारा चीज बना रहेगा वो दिख जाएगा। नहीं, या मुझे काउंट करके भी सारे टेबल को देखने के लिए, मतलब आप एक एक करके चलाएंगे ना, मुझे चाहिए एक बार चलाऊं और सारे का काउंट आ जाए, जिसे पता लग जाए। जिसमें काफी नंबर ऑफ रिकॉर्ड होगा तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? ओके, कैसे मुझे, मतलब कि ये पता लग जाएगा ना आपका कि किस टेबल में इशू आ सकता है, जिसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड काफी होंगे, फ्रेगमेंटेशन काफी होंगी, कैसे पता करेंगे? और हमारे पास तो टेबल की संख्या यहाँ पे तो बहुत कम है। अगर मैं यहाँ पे एक डेटा डिक्शनरी होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसे आप लोग को रिलेट करें। यहाँ सिस टेबल में करता हूँ और इसको काउंट करता हूँ, तो ऑलमोस्ट आप देखें 91 टेबल है। सम केसेस अगर आप जाएंगे सर्वर पे, तो हो सकता है 5,000 10,000 टेबल होते हैं। ओके, ये दूसरा तरीका है। टेबल कितने हैं आप देखने के लिए टेबल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ व्यू पे जाएंगे और ऑब्जेक्ट डिटेल एक्सप्लोरर पे जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कितने टेबल है, यहाँ पे लिस्टिंग हो जाएगा। अब ये कह रहा है 79 टेबल है, तो कुछ ऐसे टेबल है जो हो सकता है, ये कौन सा डेटाबेस सेलेक्टेड है, ये वाला, तो इसके अंदर हो सकता है कुछ सिस्टम डेटाबेसेस, सिस्टम टेबल हो जो यहाँ पे लिस्टेड हो। देखिए सिस आर्टिकल, सिस ये वाला, ये है। दूसरा तरीका है कि और भी यहाँ पे एक डिक्शनरी होता है, मैं इसको रहने देता हूँ जिससे आपको ठीक होगा, सिस डॉट टेबल्स। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि एक और डिक्शनरी होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन। याद रखिएगा, ए सीक्वल में चलता है, माई अच्छा। सीक्वल में चलता है, माई सीक्वल में भी यही चलता है। आप इसको, और भी एक डेटाबेस में चलता है, मैंने जो काम किया है, जैसे कि मैं बात करूं अजोर के यूनिटी कैटलॉग में भी चलता है डाटाब्रिक्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे टेबल्स कर दूं, तो जितने भी टेबल, सॉरी प्रिविलेज हो गया, यहाँ मैं टेबल्स कर देता हूँ, तो टेबल की काउंटिंग आपको बता देगा। तो आप यहाँ पे सारे टेबल 115 बता रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, जो सिस टेबल है आपको निकालना पड़ेगा। ये जो सिस है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे वेयर टेबल नेम नॉट लाइक सिस, ऐसा ही बस। तो ये हमने कर दिया, ये वाला टेबल मुझे मत दिखाओ जो सिस से स्टार्ट हो रहा है, और इसको मैं चलाता हूँ। तो नाउ 16 टेबल बता रहा है, और देखते हैं कि कोई और भी क्राइटेरिया है। ओके, व्यू भी आ रहा है, बेसिकली वी डोंट वांट व्यू, मैंने कहा टेबल, तो यहाँ लिख देंगे क्या, टेबल टाइप इक्वल टू बेस टेबल, यहाँ दे देंगे एंड टेबल टाइप इक्वल टू
बेस टेबल। तो यहाँ पता लग जाएगा हाउ मेनी टेबल्स आर वी हैव, 83। और भी देख सकते हैं कुछ ऐसे भी टेबल है जो पब्लिकेशन वाला है, जो एप्लीकेशन के पार्ट है में भी। देखिए एमएस पब, एमएस पीर, ओके, यहाँ पे। और दूसरे आप एक और भी काम कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस डॉट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिस्टिंग में सारे ऑब्जेक्ट का लिस्ट मिल जाएगा, और सिस्टम टेबल और बेस टेबल ये सारे का आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन से टेबल है। तो यहाँ पे आपका टाइप, सब कुछ आपका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। जैसे यूजर टेबल के अंदर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इज अ यूजर टेबल मैं लिख देता हूँ, वेयर टाइप इक्वल टू, आप यूजर टेबल कीजिए या आप इसको पेरेंट आईडी यू कर दीजिए। तो बेसिकली यहाँ पे 90 रिकॉर्ड्स आ रहा है। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं क्या है। तो ये सारे डिक्शनरी है जिसे पता कर सकते, लेकिन फ्रेगमेंटेशन मुझे पता करना है। पहले तो पता करना है सारी टेबल में रिकॉर्ड कितना है। तो मैं एक बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूँ, ये डेवलपर को ही पता होता है, आपको मैं भी पता नहीं हो। एसपी एमएस फॉर इच, एसपी एमएस फॉर इच टेबल। और मैं कमांड, एक ऊपर लिखा था कुछ कमांड, इतना कॉपी किया या पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं खाली करूंगा क्वेश्चन मार्क। तो इतना एग्जीक्यूट कर दूं मैं, तो बेसिकली दे विल प्रोवाइड हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर इन ईच एंड एवरी टेबल। आप देखते जाइए, सारे टेबल का रिकॉर्ड काउंट आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। दूसरा तरीका, इसको और भी बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक सिस करके इंडेक्स टेबल होता है, सिस डॉट इंडेक्सेस, हिस्टोग्राम। या सिस इंडेक्स होता है, ये देख लेता हूँ किसमें सीएनटी काउंट होता है कुछ। ओके, दिस इज नॉट अ राइट टेबल। तो यहाँ पे आप कीजिए तो सिस हम इंडेक्सेस। फ्रेगमेंटेशन भी तो पता कर सकते हैं कि हमारा कितना परसेंट फ्रेगमेंटेशन चल रहा है टेबल पे। हाँ हाँ, वो भी पता करेंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे सीएनटी काउंट होता है। सीएनटी ये काउंट होता है, रिकॉर्ड काउंट किस टेबल का कितना है। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट आईडी होता है, ऑब्जेक्ट आईडी, वेयर इज ऑब्जेक्ट आईडी, आईएनडी आईडी है। ओके, हाँ तो जी। ये यहाँ पे हम करते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम निकालने के लिए एक फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट नेम का, और इसके अंदर आईडी में पास कर देता हूँ। तो ये वाला जो होगा एज अ टेबल ऑब्जेक्ट नेम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम। ओके, ये तो कीवर्ड है, तो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, और इसको चला देता हूँ। CNT इज नॉट देयर, मैं तो CNT देखा था, CNT रो CNT होता है शायद, हाँ रो CNT। अब ये वाला टेबल में पता लग जाएगा कि ये जो जो टेबल है ना आपके पास, वहाँ लिस्टिंग जितनी भी होगी वो सारे टेबल की लिस्टिंग में पता लग जाएगा। और यहाँ पे एक और भी कर लीजिए, वेयर, ये ऑब्जेक्ट नेम मैं कर देता हूँ नॉट लाइक सिस। तो सिस नहीं है वो मुझे दिखा दो भाई। देखिए, इम्प्लाई पे हिस्ट्री में इतना रिकॉर्ड है, सेल्स पर्सन में इतना रिकॉर्ड है। आप यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा देंगे तो आपको अच्छा लगेगा, डिस्टिंक्ट, और इसको चला लीजिए, आप देखिए। और एक और भी काम होता है, एक और भी करना, एंड IND ID इन कर दीजिए 0 एंड 1। ये थोड़ा और भी अच्छा कर देगा कि आपका डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो आ रहा है वही वो नहीं आएगा। देखिए एड्रेस में पहले 2 रिकॉर्ड आ रहा था, एक एक चीज आपको ये पता लग जाएगा कि ये वाला रिकॉर्ड, देखिए सारे टेबल का काउंट आपके सामने पड़ गया। अब मुझे करना था कि मुझे बड़ा वाला करना था, तो ऑर्डर बाय, मैंने 2 मतलब सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम इज रो आईडी, मैंने इसको कर दिया डिसेंडिंग।
और इसको देख लिया। तो सबसे अधिक रिकॉर्ड आपका EMP 11 में है और ए वाला, ये तो इंडेक्स से इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा और ये दो टेबल में। ठीक है, तो अब इस दो टेबल में जाके देखते हैं क्या आपका बात फिक्स होता है क्या। ये हो गया आपका इम्प्लाई, ओके सॉरी, और ये हो गया सेल्स। अब इसकी काउंट हम नॉर्मल एक एक करके देखते हैं। सेलेक्ट काउंट फ्रॉम दिस, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, और आप देखेंगे यू विल गेट अ सेम रिकॉर्ड। ओके क्या हुआ, ओके डिफरेंट स्कीमा हो सकता सॉरी। है, ह्यूमन रिसोर्स स्कीमा है क्या, स्कीमा नेम इज अ डिफरेंट वन। अब उसका स्कीमा पता करना पड़ेगा, व्हाट इज स्कीमा में। तो इसकी स्कीमा पता करने के लिए मैं अब मेहनत नहीं करता हूँ, नहीं तो एक और स्कीमा टेबल से ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट फिल्टर करके पता कर लेता हूँ इसका स्कीमा क्या है। और स्कीमा के बारे में नीरज को मैं बता चुका था। अब ये सेल्स स्कीमा है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा सेल्स डॉट दिस, और ये चलाएंगे, यू विल गेट अ सेम रिकॉर्ड। देखिए आपका 12137 और इसमें 45 दिस। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर जाके देखिए इंडेक्स है क्या। अब ए इंडेक्स की फ्रेगमेंटेशन आप विजार्ड से भी देख सकते हैं। जो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका रिबिल्ड करने जब जाते हैं या रिओर्गनाइज करने जाते हैं तो आपका फ्रेगमेंटेशन भी दिखाता है। आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये आपका टोटल फ्रेगमेंटेशन है, यानी कि 1% के नियर अबाउट फ्रेगमेंटेशन है। तो बहुत फैला वाला डाटा नहीं है, क्योंकि उस समय से जो डाटा है वैसा ही चलिए पड़ा हुआ है, फ्रेगमेंटेड कम है। तो अगर वो चलेगा अभी तो ये कुछ इसको करेगा नहीं। ठीक है, ओके तो मैं इस पे किया, रिबिल्ड पे जाता हूँ तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन 3% है। तो ये दोनों केस में कोई कंसीडर नहीं होगा, यानी ये परफॉर्मेंस ठीक होगा इसका। इसका फ्रेगमेंटेशन थोड़ा क्लस्टर क्या देखते हैं क्या है, इसका 1.1% है। ठीक है, अब ये तो विजार्ड से आपको पता कर लिया, लेकिन मुझे सारे टेबल का जानना था, तो वो कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम sys इस dot डॉक्यूमेंट dm underscore db underscore फिजिकल इंडेक्स फिजिकल स्टेट होता है, इंडेक्स फिजिकल स्टेट। स्पेस यहाँ पे मैं कुछ नहीं करता हूँ, अभी आपको स्पेस बताऊंगा ना पैरामीटर कौन सी डेटाबेस है, तो यहाँ डेटाबेस आईडी देना है। मैं सब कुछ डेटाबेस अगर आईडी मुझे पता लग जाए तो यहाँ लिखूंगा डीबी आईडी, एक फंक्शन होता है, और इस डेटाबेस का नाम दे दूं तो मुझे डेटाबेस की आईडी मिल जाएगी। रोके मैं इसको इधर कर रहा हूँ। तो डेटाबेस का नाम है आपका एडवेंचर वा, इसके अंदर डेटाबेस की आईडी पास हो गया। उसके बाद मुझे सारे टेबल का चाहिए, तो नल पास किया, 4 पैरामीटर टोटल होना चाहिए, 4 पैरामीटर। मैं आपको मतलब कि बाद में बताऊंगा इसकी पैरामीटर क्या है। तो देखिए आपको ये पता लग गया, ये डीबी आईडी आ गया, डीएम डीबी फिजिकल इंडेक्स स्टेट 4 होना चाहिए, 4 आई ऑलरेडी कवर। तो देखते हैं कि क्या इसको इशू है, कोई इशू है, आर्गुमेंट एक और मिसिंग है। इट मीन्स कि 5 फिजिकल टोटल पैरामीटर, स्टेट ओके 5 पैरामीटर, यानी कि टोटल 5 पैरामीटर होना चाहिए। एक तो मैं डीबी आईडी पास कर दिया, आप टेबल आईडी पास कर सकते हैं, इंडेक्स आईडी पास कर सकते हैं। मुझे चाहिए इस डेटाबेस में कितने इंडेक्सेस है और क्या फ्रेगमेंटेशन लेवल है, तो मैंने केवल डेटाबेस आईडी पास किया। किसी और डेटाबेस के चाहिए तो उसका भी मिल जाएगा। आप इस पे जाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम होता है एवरेज ईवीजी फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे इसको मैं ये काम कर देता हूँ। मुझे क्या चाहिए, एवरेज फ्रेगमेंटेशन आपको फर्स्ट में रख लेता हूँ। वो हम अप्लाई भी तो कर सकते हैं, एवरेज भी एयर कंडीशन लगा के। हाँ, तो मैं आपको कर देता है, यहाँ पे आपको दिखाना है। और अब आई 1, मैंने पहला कॉलम इसको फर्स्ट में डाल दिया और मैं डिसेंडिंग कर दिया, तो मुझे सबसे हाईएस्ट है वो डेटा मुझे मिलेगा। तो देख लीजिए ये जो टेबल है, ये ऑब्जेक्ट आईडी। अब इसकी ऑब्जेक्ट का नाम भी देख लेते हैं। टेबल ऑब्जेक्ट नेम मींस टेबल नेम, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू ऑब्जेक्ट आईडी। ये फंक्शन है, आप याद रखिएगा ये फंक्शन है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट नेम वाला में ऑब्जेक्ट आईडी मैंने पास किया है, और ये ऑब्जेक्ट आईडी पास करने के बाद मुझे टेबल का नाम मिलेगा एज टेबल टेबल नेम। ठीक है,
तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो बेसिकली आपका स्टोर एक डेटाबेस है, उसमें कह रहा है कि फ्रेगमेंटेशन हाई है, तो आप फिल्टर करते हैं मैनुअली। अब आपको आइडिया लग गया कि ओनली वी हैव टू फोकस ओनली दिस टेबल, ये जो टेबल है ये फ्रेगमेंटेड है, तो इतना टेबल फर्स्ट कंसीडर होगा आपका रिबिल्ड में, यहाँ तक। ओके, बिल्कुल। और बाकी वाला रीऑर्गेनाइज होगा। तो ये थोड़ा पता होना चाहिए क्वेरी, नहीं तो आपको जिंदगी में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत लोग आपका टेस्ट लेने लगेंगे। तो क्वेरी पता होना चाहिए। ओके, स्टोर टेबल में जाते हैं, और मैंने पता किया इसमें इंडेक्स का कुछ प्रॉब्लम है। तो इसको देखते हैं क्या इसमें किसका आपका फ्रेगमेंटेशन आपका बहुत है, 98%। अब आपकी रिबिल्ड में जाते हैं, 33%। इसके जाते हैं आपका 50%। यहाँ वाला लग रहा है क्लस्टर का ही होगा हाई, ये 0 है। ओके, टोटल फ्रेगमेंटेशन इसकी देखते हैं कितना है, ये आपका 98.43। आई थिंक यू गॉट योर आंसर। तो इस डाटाबेस, अब पूरे को रिबिल्ड करना है तो बहुत इजी तरीका है, राइट क्लिक करो, रिबिल्ड ऑल करो। ठीक है, स्पेसिफिक करना है तो राइट क्लिक करो, रिबिल्ड ऑल करो। मैं ये काम करता हूँ, आपको स्क्रिप्ट बताता हूँ कि क्या होगा। आपने ये देखिए, अल्टर डेटाबेस आपका ये आपका हो गया, इंडेक्स अल्टर इंडेक्स इंडेक्स नेम ये रिबिल्ड कर दिया। मान ली इतना रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, यही आपका कमांड है। दिस इज अ कमांड फॉर यू, अल्टर इंडेक्स इंडेक्स नेम रिबिल्ड दिस। अब मैं ये काम करता, थोड़ा चला के देखता हूँ क्या आपका काम होता है या नहीं। थोड़ा अब देखते हैं कि क्या ये फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे चेक करते हैं क्या है फ्रेगमेंटेशन। रिबिल्ड ऑल में जाते हैं, देखिए फ्रेगमेंटेशन जो आप जिसका कर रहे थे डेमोग्राफिक वाला था, ये वाला डेमोग्राफी, इसकी फ्रेगमेंटेशन कितनी हो गई, 0 हो गई, यानी कि आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस। अगर मैं पूरे को करना होता तो राइट क्लिक करता इस पे, नहीं इंडेक्स पे राइट क्लिक और रिबिल्ड ऑल, तो ये सबका स्क्रिप्ट आउट एक ही बार कर देता, और देखिए आपका इंडेक्स मिल जाता। ठीक है, तो आपका रिबिल्ड का कमांड हो गया। अब आपको इंडेक्स का फ्रेगमेंटेशन बढ़ा है वो पता लग गया, एक्शन क्या करना है वो भी पता लग गया। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको इशू होगा इंडेक्स के टर्म में। चलिए ठीक अच्छा, है, तो मुझे एक बात, हाँ बताइए। जैसे कि हमारे यहाँ मैं एक सीनियर से सुना हूँ, जैसे कि डाउन टाइम कर सकते हैं, क्या तो कारण डाउन टाइम लिया जाता है क्या? क्या कर रहे, क्या कर रहे? जैसे कि एक हमारे यहाँ कंपनी में बोला जाता है कि जब रिव्यू करते हैं तो कुछ देर के लिए डाउन टाइम लेना पड़ता है, मैं तो डाउन पहले, टाइम क्यों लेते हैं, मतलब अब मैं बताता हूँ, रिबिल्ड और रीऑर्गेनाइज। रिबिल्ड एक प्रोसेस है, इस रिबिल्ड प्रोसेस में इंडेक्स ड्रॉप होता है और रिक्रिएट होता है। जब भी इंडेक्स ड्रॉप होता है और रिक्रिएट होता है उस समय वो टेबल, स्पेसिफिक टेबल एक्सेसिबल नहीं होता है। अब आपका जो यूज केस है, जो आपका यूज केस है, उस यूज केस में क्या वो टेबल यूज हो रहा है, क्या एक टेबल से आपका डाउन टाइम डिक्लेयर हो सकता है। मैंने कहा मेरा एक टेबल है और ये टेबल पे इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन अधिक है, तो मेरे लिए डाउन टाइम लेना है। तो डाउन टाइम इसलिए लेना है कि हो सकता है कोई उसको रिबिल्ड करने के बाद, रिबिल्ड जब स्टार्ट होगा तो आपका एप्लीकेशन उसी टेबल पे मेन डिपेंडेंट है। जैसे मान लीजिए कि मेरा लॉगिन टेबल है, कोई बंदा लॉगिन करता है तो पहले लॉगिन वाला टेबल से चेक होता है कि उसकी यूजर आईडी और पासवर्ड राइट है कि नहीं, तो उसके बाद वो एप्लीकेशन के अंदर जाता है। तो मान लीजिए कि जब बंदा लॉगिन टेबल को रिबिल्ड करेगा तो कोई अंदर नहीं आ सकता है। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लोग अंदर आ गए हैं तो रिबिल्ड भी करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी डाउन टाइम की जरूरत नहीं है। तो उस टेबल की और उस इंडेक्स, मेनली उस टेबल की कितना जरूरत है। अगर आप रिबिल्ड कर रहे हैं तो आपका वो टेबल एक्सेसिबल नहीं होगा, यानी कि लॉक होगा कंप्लीटली। अगर उसी के जगह पे मैं अब एक एग्जांपल और भी लेता हूं कि मैंने रिबिल्ड किया था ना, मैं थोड़ा रीऑर्गेनाइज करता हूं उसी स्टोर टेबल का। कुछ टेबल ऐसे हैं जिसका इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन हाई है, तो दोनों एक ही काम करेगा। मैं आपको रिबिल्ड पे जाता हूँ, रिबिल्ड नहीं करूंगा, यानी कि हमें फोकस करना है ये वाला सेल्स पर्सन आईडी।
अब सेल्स पर्सन आईडी की दिखाता हूँ और मैं इसको रीऑर्गेनाइज करूंगा। तो रीऑर्गेनाइज अगर करूंगा तो इससे क्या होगा, ड्रॉप एंड क्रिएट नहीं होता है और आपका डाउन टाइम नहीं लेना पड़ता है। तो इसको मैंने ओके किया। अगर आपको डाउट है तो एक दो बार और भी कर सकते हैं। इसको मैंने ओके किया। देखिए आपका फ्रेगमेंटेशन, अगर अभी आप जाके देखेंगे तो फ्रेगमेंटेशन इज 0। ठीक है, मैं रिवील्ड ऑल करता हूं, देखता हूं, फिर अब देखिए इसको देखता हूं। ये है रो जीयू आईडी। रो जीयू आईडी कौन सा है आपका, ये वाला है। इस पे राइट क्लिक करके रीऑर्गेनाइज करेंगे। तो रीऑर्गेनाइज करने के लिए आपको टेबल लॉक नहीं होता है, मतलब कि पैरेलली कोई उसको काम कर सकता है। बेसिकली ये एडजस्टमेंट करता है डाटा को, जो मैंने उस दिन एक्सेल शीट में दिखाया था कि डाटा स्विचिंग होता है एक पेज से दूसरे पेज पे। लेकिन रिवील्ड में क्या होता है, पूरी ड्रॉप होता है इंडेक्स और रिक्रिएट होता है और उसके हिसाब से डाटा की एंट्री होती है इंडेक्स टेबल के अंदर। तो रिवील्ड करना या रीऑर्गेनाइज करना दोनों फ्रेगमेंटेशन को कम करता है, जीरो करता है। बट मेन डिफरेंस है कि रीऑर्गेनाइज आप ऑनलाइन कर सकते हैं, डाउन टाइम नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन रिवील्ड के लिए अगर वो टेबल आपके एप्लीकेशन में यूज हो रहा है तो उसके लिए आपको डाउन टाइम लेना पड़ेगा। अभी कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? देखिए आपका अभी आपका सारा रिवील्ड हो गया है, रीऑर्गेनाइज हो गया है। अब जी फ्रेगमेंटेशन आपका जीरो है। हम किसी मेथड से करें, लेकिन एक और भी याद रखिएगा, जब रीऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको अपडेट स्टैटिस्टिक चलाना पड़ेगा, क्योंकि चलाना स्टैटिस्टिक पड़ेगा। अपडेट नहीं होता है रिबिल्ड के केस में, स्टैटिस्टिक अपडेट होता है। क्लियर? तो उसको कैसे चलाएंगे फिर यहाँ से? क्या? रीऑर्गेनाइज करने के बाद उसको चलाएंगे कैसे? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, इसके- आप अपडेट स्टैटिस्टिक, और जो भी आपका टेबल का नाम है उठा के डाल देंगे। हो गया? तो अब ये चला दिए, इट मींस कि ये दोनों प्रोसेस मिला के जस्ट लाइक अ रिबिल्ड है, बट इसमें कोई डाउन टाइम लेने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट? प्रकाश, नीरज, आपको क्लियर है ये पॉइंट? हाँ हाँ यानी हाँ, कि समझ में आ रिबिल्ड गया। जो प्रोसेस, रिबिल्ड एक प्रोसेस है जिसमें पूरे टेबल आपका लॉक मैं होता है। स्टैटिस्टिक्स। अगर वो एप्लीकेशन में यूज हो रहा होगा तो यूज नहीं करेगा जब तक वो रिबिल्ड प्रोसेस चलेगा। रिबिल्ड करने के बाद अपडेट स्टैटिस्टिक करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट स्टैटिस्टिक अपडेट हो जाता है। रिऑर्गेनाइज एक ऑनलाइन प्रोसेस है, आप चलता रहेगा काम, एप्लीकेशन यूज करता रहेगा, आपका रिऑर्गेनाइज होते रहेगा डेटा। बट इसको कंप्लीट होने के बाद आपको अपडेट हाँ स्टैटिस्टिक चलाना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है, तो रीबिल्ड वाला हम लोग वीकली कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज मीन टाइम भी कभी जरूरत पड़ा तो कर हाँ, कभी सकते हैं, कर अगर सकते लगे हैं कि कभी रीऑर्गेनाइज। लगे। आप कभी भी जैसे लगता है कि फ्रेगमेंटेशन बढ़ गया तो आप लग रहा है कि ठीक करना है, ऑन टाइम में भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली हाँ हाँ अवॉइड करते हैं कि ऑन टाइम में ना करें, ऑफ टाइम में ही करें। हाँ। ठीक है? तो अब बात करने जाते हैं हिस्ट्री क्लीनअप। बताएंगे नीरज, व्हाट इज अ हिस्ट्री क्लीनअप टास्क? व्हाट इज अ मेन रूल, व्हाट इज अ एक्शन बिहाइंड हिस्ट्री क्लीनअप टास्क? सर हिस्ट्री की क्लीनअप में क्या होता है, जैसे हमारा एसक्यूएल एजेंट होता है और जो एक्टिविटी मॉनिटर होता है सर, वो सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है और उनकी हिस्ट्री क्रिएट करता रहता है एक फाइल के फॉर्म में। तो सर वो कुछ ना कुछ डेटा कंज्यूम करते हैं जिससे कि हमारी मेमोरी में स्पेस बढ़ता है। तो उस स्पेस को फ्री करने मेमोरी के लिए देखिए, ये जो कुछ भी होता है, हिस्ट्री जो भी क्रिएट होता हो, ओएमएसडीबी डाटाबेस एक सिस्टम डेटाबेस है। जैसे कोई तो सर जॉब चलता है और जॉब चलता है तो उसका फेलियर या सक्सेस अलर्ट वो करता है, कब स्टार्ट हुआ, क्या एरर आया, किसने चलाया, कितने कितने मिनट कितने घंटे लगे। तो ये हिस्ट्री डेटाबेस के अंदर क्रिएट होता है। वो डेटाबेस का नाम आपका एमएसडीबी होता है। वो एमएसडीबी के अंदर उसकी हिस्ट्री जाती है और कुछ दिनों के बाद एमएसडीबी की साइज बढ़ने लगती है। तो उसको ट्यून करने के लिए आपको हिस्ट्री क्लीनअप टास्क चलाना पड़ेगा। हमारा सिस्टम डेटाबेस का जो ये डेटाबेस है ना एमएसडीबी, इसके अंदर जॉब इंफॉर्मेशन सेव होता है। जॉब इंफॉर्मेशन, जॉब की हिस्ट्री इंफॉर्मेशन, एग्जीक्यूशन जॉब इंफॉर्मेशन सारे उसी के अंदर सेव होते हैं। यानी जॉब से कोड को रिलेटेड क्लीन कर देगा सारे जॉब से रिलेटेड। हाँ। जैसे एक और भी आपको बात कर रहा हूँ,
सपोज कीजिए कि आपने जॉब एक गलती से चला दिया कंपनी में एज अ फ्रेशर, और आपको लगा अरे यो माय गॉड ये तो गलत मैंने काम कर दिया, अब कोई आएगा मुझे क्या करेगा, ये तो बोलेगा, इसने आपका नाम आ जाएगा कि अग्निवेश और नीरज और प्रकाश ने चलाया, तो फटाफट हाईलाइट करेगा। तो हम क्या करेंगे, उसका आगे हिस्ट्री ही क्लीन अप कर देंगे, तो पूरा हिस्ट्री क्लीन अप कभी मिलेगा ही नहीं और पता करते रहे। ठीक है। क्लियर हो जाएगा, फिर पता ही नहीं चलेगा उनको ठीक है। गलती अब की। आगे बात करते हैं मेंटेनेंस प्लान क्लीन अप एक्टिविटी। आप बताएंगे प्रकाश कि क्या है, व्हाट इज दिस। ओके सर, मेंटेनेंस प्लान जो हम लोग फाइल और ड्राइव में जो भी हम लोग बैकअप के फाइल स्टोर करते हैं, हम्म। उसको पीरियड ऑफ टाइम हमें जब जैसे बैक फाइल्स की जरूरत नहीं है, तो उसे हम क्लियर कर सकते हैं मेंटेनेंस क्लीनअप प्लान से, ताकि हमारा जो स्टोरेज हो क्लियर रहे और जो बैकअप आ रहे हैं वो प्रॉपरली दिखे, बहुत सारे बैकअप के बीच में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो रिसेंट वाले को रख के मे बी 1 वीक का या फिर 2 वीक का रख के उसके पीछे के हाँ, फाइल्स जो को भी क्लियर आपकी करना हो तो देखिए मेंटेनेंस आपके क्लीनअप पास कर। कितना स्पेस है, कितना कंपनी ने स्पेस हाँ, दिया कि बैकअप रखने के लिए, उस हिसाब से आपको रखना 1 पड़ेगा। मंथ का भी हो सकता है। 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, कुछ भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपके स्टोरेज कितना है। तो उस हिसाब से आप क्लीन अप वाला टास्क करते रहेंगे, तो कल के डेट में आप चले भी जाएंगे तो आपका बैकअप भी होता रहेगा और पीछे से क्लीन अप होता रहेगा, यानी कि आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है। ऑटोमेट हो जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिक होता रहेगा। अब अभी रिबिल्ड और रीऑर्गेनाइज हमने बात कर लिया। आप बताएंगे अग्निवेश, ये वाला स्ट्रिंग डेटाबेसेस। स्ट्रिंग डेटाबेस जो की एक्टिविटी क्या है। स्ट्रिंग डेटाबेस का टास्क है, ये साइज को रिड्यूस करता है। सीक्वेंस सर्वर डेटाबेस का जो साइज है ना, डेटा एंड लॉग फाइल्स के साइज को रिड्यूस करता है। रिड्यूस कैसे जैसे कि करता कभी है। कभी हम रिड्यूस करता है अपने इसकी जैसे श्रिंकिंग हमारे यहाँ चला जाता है किसी भी डेटाबेस पर। जैसे हम जो हमारा फ्री स्पेस है ना, उसको रिड्यूस करने के लिए हम श्रिंकिंग डेटाबेस का यूज करते हैं। डेटा ओके। फाइल एंड लॉग फाइल का जो फ्री स्पेस है उसको हम रिड्यूस करने के लिए श्रिंकिंग डेटाबेस का यूज आप करते हैं। एक बात याद रखिए कि कभी भी डेटा श्रिंकिंग जो होता है, डाटा फाइल जिसको बोलते हैं एमडीएफ, एमडीएफ के लिए कभी भी श्रिंकिंग ना चलाए। लॉग लॉग फाइल के लिए। लॉग फाइल के लिए श्रिंक चलाएंगे। कभी कभी क्या होता है, और श्रिंक हम इसलिए चलाते हैं कि डेटाबेस के अंदर हमारे पास स्पेस है, लेकिन डिस्क के अंदर जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई पहले से, तो डिस्क के लिए स्पेस नहीं होता। स्पेस रिक्लेम करने के लिए आप श्रिंक डेटा लॉग फाइल या डेटा फाइल का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं देखा कि एक डेटाबेस फ्री का पड़ा हुआ है, वो डेटाबेस कोई यूज नहीं कर रहा है, लेकिन इंटरनल क्या हुआ है कि 50% स्पेस जो है खाली है और 50% डेटा से एलोकेटेड है। यानी कि अगर मैं 500 जीबी का है तो 250 जीबी फ्री स्पेस है, तो उसको डिस्क को देने के लिए, रिक्लेम करने के लिए हम श्रिंक चलाएंगे, तो हमारे ड्राइव में दिखाएगा कि अब 250 जीबी एक्स्ट्रा स्पेस खाली हो गया। ठीक है। तो श्रिंक ये आप हमारे यहाँ आर्काइवल पॉलिसी होती है, तो श्रिंकिंग डेटाबेस का हाँ, एक ज्यादा और यूज करते श्रिंकिंग क्यों करते, बेसिकली श्रिंकिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी। शुरू में सोच लीजिए कि डेटा डेली लोड हो रहा है, डेली लोड हो रहा है, लेकिन मंथली एक ऐसा एक्टिविटी होता है जिसमें डाटा डिलीट होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ डाटा डाला, और जिसमें 1 करोड़ डाटा में से मैंने क्या किया कि 90 lakhs डाटा को हमने डिलीट कर दिया। मे भी कोई भी रीजन हो सकता है, आर्काइव हो सकता है, कोई काम आया, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया। तो जब मैं फाइल डेटा डिलीट कर देता हूं तो एक्चुअल ड्राइव में स्पेस मिलता नहीं है, डेटाबेस में फ्री स्पेस दिखाता है। जब भी आप श्रिंक करेंगे, क्लिक करेंगे फाइल में, तो दिखाएगा फ्री स्पेस है, लेकिन ड्राइव में जाएंगे तो उतना स्पेस फ्री नहीं होता। जैसे कि अब डाटा फाइल तो हैं। आपका वो 100 जीबी लगा है, लेकिन अंदर से 50 जीबी एक्वायर किया, 50 जीबी फ्री में लिया है, तो उसको रिक्लेम कर लेंगे, उसको श्रिंक कर देंगे, तो आगे जो भी डेटाबेस है उसको ग्रो करने में या डाटा सेव करने में टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए हम श्रिंक को करते हैं। स्टैटिस्टिक, अब कौन बताएगा स्टैटिस्टिक अपडेट क्या होता है। ये भी हो ही गया, लाइक जब भी हम लोग रीबिल्ड इंडेक्स। अपडेट स्टैटिस्टिक जर्नली करता क्या जिसमें है। उसको अपडेट कर ले अपना जो। अपडेट स्टैटिस्टिक जर्नली करता क्या है।
हेलो। हाँ हेलो। हाँ आवाज आ रही है। हाँ 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 वही बस। स्टैटिस्टिक्स जो हमारे समझ लीजिए एसक्यूएल सिस्टम को पता लग जाए कि ये चीज रीबिल्ड हो गया और इसमें जो भी सेगमेंटेशन थे वो सब निकल रिबिल्ड गए नहीं हुआ, रिबिल्ड में तो अपडेट स्टेटिस्टिक की जरूरत ही नहीं है। रीऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज में। अब देखिए, मैंने डाटा को एडजस्ट कर दिया, जैसे कि एक ब्लॉक से लेके दूसरे ब्लॉक में डाला, दूसरे ब्लॉक से ले जाकर तीसरे ब्लॉक में डाला, 100वां ब्लॉक से उठा के मैंने 5वें ब्लॉक में डाला, 100वां ब्लॉक को डिलीट कर दिया। तो ये हम्म, सिस्टम को ये पता नहीं है कि मेरा डाटा कहाँ है, तो उसको अपडेट करने के लिए अपडेट स्टैटिस्टिक चलाते हैं, जिसे पता लगता है कि जो भी आपने एडजस्टमेंट किया, फाइल को इधर उधर करके शिफ्टिंग किया है, जो फ्रेगमेंटेशन अपडेट। आपने ठीक किया, तो उसको अपडेट करने के लिए लाइव लोकेशन, उसके लिए अपडेट स्टैटिस्टिक चलाते हैं। ये इंटीग्रिटी हम्म। चेक, अब मैं बात करता हूं, चेक डीबी, आप इसको कौन बताएगा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा वही अलर्ट नोटिफिकेशन वाला बता रहे थे ना? ये इंटीग्रिटी टास्क वही अलर्ट नोटिफिकेशन वाला बता रहे थे आप, नहीं, कि अगर ये हमारा कोई जॉब फेल हुआ या। नहीं 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 नहीं। मान लीजिए कि डेटाबेस आपका है, डेटाबेस में क्या होता है कि ऑपरेशन हो रहा है, कभी कभी क्या हुआ, अचानक पावर फेलियर हो गया, अचानक सोचिए कि उसका कुछ भी ऐसे डैमेज हो गया, नेटवर्क फेलियर हो गया। जब नेटवर्क फेलियर हुआ तो उस समय वो डेटा राइट कर रहा था कोई यूजर, ओके। तो जब डेटा राइट कर रहा था और डेटाबेस जैसे फेलियर हो गया, सर्विस डाउन हो गया, विंडो, सपोज कीजिए कि जिस बिल्डिंग से वायर आ रहा था वायर आग लग गया, जिस बिल्डिंग से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा था उसका तार जल गया, मान लीजिए, एकाएक बंद हो जाएगा सिस्टम। जब सिस्टम बंद होगा तो राइट का ऑपरेशन कर रहा था, राइट का ऑपरेशन करते करते मीन इन बिटवीन वो क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद वो रिकवरी का कोशिश किया लेकिन रिकवर नहीं कर पाया। जैसे एक टेबल इम्प्लाई टेबल को अपडेट कर रहे थे और इम्प्लाई टेबल में हेवी नंबर ऑफ रिकॉर्ड था, यानी कि 200 गीग का रिकॉर्ड था, इट मींस मे बी 100 करोड़ डाटा था, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। वो जब अपडेट कर रहे थे सारे रिकॉर्ड को तो अपडेट हुआ नहीं, इन बिटवीन फेलियर हो गया और आपका वो डाटा करप्ट हो गया। तो चेक डीबी ये क्या करता है कि जितने भी डाटाबेस को वो चेक करता है कि क्या मेरा इंटीग्रिटी सही है, क्या मेरा डाटा सब कुछ सही है। अगर डेटा सही है तो रिपोर्ट आपको वैलिड सक्सेस होगा, नहीं तो बोल देगा कि ये डाटा पेज में, जैसे पूरा ब्लॉक है उसमें एक डाटा पेज होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, तो वो डेटा पेज में एक करप्शन है और एक डेटा पेज को हटाना पड़ेगा, रीस्टोर करना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका डेटाबेस इंटीग्रिटी ट्रू होगा, यानी कि डाटाबेस आपके करेक्ट स्टेट में होगा। कल के डेट में वो डाटा पेज को या उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो पढ़ेगा नहीं, बोलेगा कि ये डाटा पेज करप्टेड है। तो ये क्या करता है कि हमने मंथली या वीकली चला रहे हैं तो ये पता करके बताता है कि ये वाला डेटाबेस हमारा वैलिड स्टेट में है और इस पे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, यानी उसकी इंटीग्रिटी राइट है। और जिसकी इंटीग्रिटी खराब है वो बता देता है इस पेज में खराबी है, इस पेज में खराबी। सिंपल सी बात कि आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप सब कुछ हेल्दी है, लेकिन जब रिपोर्ट चेक करवाते हैं तो पता लगता है हार्ट में इशू है, अच्छा कहीं भी लीवर फंक्शनलिटी इशू है। तो ये जस्ट लाइक वो डेटाबेस का हेल्थ चेक करता है और चेक करके बताता है कि आपका डेटाबेस हेल्दी स्टेट में है या नहीं। आई थिंक वी कवर ऑल। हमें लग रहा है कि अब उतना कोई एग्जीक्यूट सीक्वल्स एजेंट टास्क, ये टू टाइम्स हमने कर दिया। ये क्या करता है? सीक्वल एजेंट टास्क। ये ट्रिगर करता है जो भी हमने SQL सर्वर एजेंट का टास्क क्रिएट किया, जो भी बैकअप हो गया, मेंटेनेंस का हो गया, रिबिल्ड का हो गया, रीऑर्गेनाइज का, तो उसे हमें एग्जीक्यूट करना है पर्टिकुलर टाइम पे, जो उसके शेड्यूल टाइम के अलग कभी हिट कराना है तो इससे यूज कर सकते हैं इन द देखिए मैं मीन आपको टाइम में। एक बार डिफरेंट रिफ्रेज करता हूँ। एग्जीक्यूट एजेंट वाला जो टास्क है, अगर कोई जॉब, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं मेरा बैकअप हो जाए और बैकअप होने के बाद एक टास्क चलना चाहिए मेल सेंड का, और मेल के सेंड का एक मैंने जॉब बनाया है कि जब मेल सेंड चला जाए, सक्सेसफुल के लिए एक मेल है और एक फेलियर का मेल है।
तो जब भी सक्सेस होगा तो मैं वो जो जॉब मैंने बनाया है सक्सेस वाला वो कॉल कर लूंगा, फेलियर होगा तो फेलियर वाला जॉब कॉल कर लूंगा। इट मींस कि एक ही जॉब मल्टीपल लोकेशन पे रीयूज हो रहा है, तो उसके लिए हम एक कॉल कर सकते हैं। ये नहीं कि ये मेल करने के लिए, आप कोई भी जॉब एक जॉब के कंप्लीशन के बाद कॉल करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि फुल हो गया, अब उसके बाद मुझे री इंडेक्स करना है, तो हम क्या करेंगे, उसी फुल वाला मेंटेनेंस प्लान में एग्जीक्यूट आपका SQL सर्वर एजेंट टास्क कॉल करेंगे और उसमें वो वाला जॉब है जो री इंडेक्स वाला, उसको कॉल कर लेंगे। तो उसको वेट नहीं करना पड़ा। मैंने कहा कि 2 बजे से चलना चाहिए, सपोज की एग्जांपल 12 बजे से स्टार्ट हुआ, बैकअप 2 बजे के पहले खत्म हो जाएगा और उसके बाद हमें 2 बजे से इंडेक्स चलना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये स्टेप डाल दूं कि नहीं, अगर वो 12 बजे से 1 बजे खत्म हो जाए तो 1 बजे स्टार्ट हो जाए, 12:30 बजे खत्म तो 12:30 बजे स्टार्ट हो जाए, तो शेड्यूल का इशू खत्म हो जाएगा। क्लियर? यानी उसका शेड्यूल नहीं भी है उसके बाद भी आपका जॉब चलेगा, डिसेबल भी जॉब होगा तभी भी चलेगा। ओके, हाँ तो ये है, और हमें लग रहा है इससे अधिक कुछ पूछेगा नहीं, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं। सैटरडे संडे ही क्लास अब होगा नेक्स्ट, अब सैटरडे हाँ वो संडे हम सही क्लास रहेगा। लेंगे, क्योंकि हमारे पास थोड़ा काम आ हाँ, गया है और उस काम को अचीव करना है। और सैटरडे संडे को 3 अच्छा घंटा मैं का एक ठीक है अभी ये खत्म हो रहा है, लेस देन 1 मिनट, तो हम लोग फिनिश करते हैं। और ठीक है मैं आप फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं फोन पे। ठीक है, जी मैं बात मैं आऊँगी सामने मिल जाऊँगी। ओके ओके, थैंक यू, ओके सर। ओके बाय।